हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। आज की इस पहले पार्ट में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके वेतन कितने होते हैं, भत्ते कितने होते हैं, राष्ट्रपति पद पर क्या कोई व्यक्ति जो है दोबारा निर्वाचित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके चुनाव के संबंध में कोई अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ से होता है, उसको उन्मुक्तियाँ कौन कौन सी मिली होती हैं। यानी कि राष्ट्रपति के संबंध में सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। और जो सेकेंड वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ऐसा इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कॉन्टेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आपको भारतीय संविधान भाग 4 तक पढ़ा दिया गया। भाग 4 में नीति तत्वों को बता दिया गया, भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को बता दिया गया था। अब यहाँ के से आगे जो है भाग 5 प्रारंभ होता है। भाग 5 में फ्रेंड्स संघ सरकार के बारे में वर्णन किया गया है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि जहाँ भी सरकार होती है वहाँ हमको उसके 3 अंग दिखाई देते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको पता ही होगा। सरकार, जहाँ भी आपको सरकार दिखाई दे वहाँ उसके हमको 3 अंग दिखाई देंगे। एक होता है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका पिछला क्लास जो था वो आपको बताया गया था इसका उस वीडियो में सरकार के अंग के बारे में, और वो बहुत ही बेस है, भारतीय संविधान का बहुत बेस है। क्योंकि यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है, अभी तक तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता ये सब आपने पढ़ा, लेकिन अब भारतीय शासन व्यवस्था को आप जानना शुरू कर रहे हैं। आप सरकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के अंतर्गत आप व्यवस्थापिका को समझेंगे, कार्यपालिका को समझेंगे, न्यायपालिका को समझेंगे। और आपको बताया गया था कि सरकार जो है भारत में 2 तरह के कार्य करती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। और दोनों जगह सरकार है तो दोनों जगह उसके 3 अंग आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए सरकार के जो अंग का वीडियो है, जो उस सरकार के अंग वाला क्लास है, वो आपके लिए बेस है। उम्मीद करता हूं आपने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि संघीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राज्यों की सरकार में कौन आते हैं, संघीय सरकार की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, राज्य सरकार की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संघ सरकार की कार्यपालिका में कौन आएंगे, राज्य सरकार की कार्यपालिका में कौन आएंगे, संघ की जो सर्वोच्च मतलब भारत की सबसे बड़ी अदालत है वो कौन सी होती है, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत है वो कौन सी होती है। जब तक ये कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक समझ आपके अंदर विकसित नहीं रहेगा, तब तक आप राज्य व्यवस्था को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार का जो अंग का पिछला वीडियो है, जो पिछला क्लास है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको दिमाग में यदि आप बैठा के रख लेंगे तो मैं जो बोलूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको उस क्लास में बताया गया था कि बेस है आपका, सरकार के अंग बेस है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। और उसमें व्यवस्थापिका की जो आपको बताया गया कि केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, राज्य सरकार की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, क्योंकि शब्दावलियाँ बार बार आएंगी। जैसे नाम संसद का आया तो आपके दिमाग में केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम आना चाहिए, विधानमंडल की आया तो राज्यों की व्यवस्थापिका की बात हो रही है वो आना चाहिए, राज्यपाल आया तो राज्यों की कार्यपालिका की बात हो रही है,
राष्ट्रपति आया तो केंद्र की कार्यपालिका की बात हो रही है। तो ये आपका बेस क्लियर कर रखना, इसको अपने दिमाग में खाका बैठा के रखना, अच्छे से उस वीडियो को देखना, तब जाकर के आगे जो आपको बताया जाएगा वो बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चल रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अपना कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है देश में कानून को लागू करना और देश के शासन का संचालन करना, न्यायपालिका का काम होता है संविधान की रक्षा करना, कानून तोड़ने वाले को दंड देना। सबका कार्य अलग अलग है। संविधान के भाग 5 का संबंध जो है वो संघ सरकार से है। किस सरकार से है? संघ सरकार से। यानी कि इस संविधान के भाग 5 में हम लोग संघ सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ही समझेंगे। तो संविधान का जो भाग 5 है, उस भाग 5 का जो पहला अध्याय है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था दी गई है। तो सबसे पहले हम संघ की सरकार के अंतर्गत हम कार्यपालिका को देखेंगे, फिर व्यवस्थापिका को देखेंगे, इसके बाद न्यायपालिका को देखेंगे। ठीक है। तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 अनुच्छेद कहाँ से? 52 से लेकर 78 तक। अभी आपने 51 अनुच्छेद तक पढ़ा, 51 का में मौलिक कर्तव्यों को आपने पढ़ा। अब 52 से ही शुरू हो जाता है, 52 से लेकर के 78 तक जो है वो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख होता है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? तो संघीय कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। भारत का जो है महान्यायवादी, इसको आप देखेंगे। ठीक है। इन सब को आप देखेंगे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। तो संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक में हम किसका अध्ययन करेंगे? संघीय कार्यपालिका का, यानी इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 से ही राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य 51 का, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य खत्म हुआ, अनुच्छेद 52 आ गया। अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के बारे में प्रारंभ हो जाता है। संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? ये कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होगा। यानी कार्यपालिका में इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन इन सब का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब आप ध्यान से समझते रहिए। संघीय कार्यपालिका का प्रधान, ये भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब आएंगे, लेकिन इन सब का मुखिया कौन होगा? संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संघ की सारी शक्तियां किसके निहित होंगी? संघ सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित होंगी। संघ की शासन व्यवस्था का संचालन जो है वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। अब राष्ट्रपति इसका प्रयोग चाहे स्वयं करे चाहे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करे, इस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति पद जो है, जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती हैं। शासन देश का राष्ट्रपति के नाम पर चला जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। हम सब भी नागरिक हैं, लेकिन देश का पहला नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। राम ही है राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी। तो राष्ट्रपति जो है भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और कार्यपालिका की शक्तियां उसी में निहित होती हैं। पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चला जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण पद के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और राष्ट्रपति को हम लोग जानेंगे इन इतने टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे।
कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार से इन्हीं सब पॉइंट्स के अंतर्गत सब कुछ हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेंगे। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचन रीति क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते कितने होते हैं, राष्ट्रपति का शपथ का किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए उसके लिए क्या प्रावधान है, निर्वाचन संबंधी विवाद के संबंध में क्या प्रावधान है, उसका पुनर्निर्वाचन की योग्यता क्या है, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति फिर से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां क्या मिली हुई हैं, क्या क्या छूट मिली हुई हैं। तो इतने पॉइंट्स के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जान लेंगे। और जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार, उसके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन और निर्वाचन रीति को। तो फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में प्रावधान फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत किया गया है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के लगातार सारे अनुच्छेदों को आप एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसके समस्त अनुच्छेदों को पूछता है कहीं ना कहीं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट देना है, अगर आपको भारतीय संविधान से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो जितने अनुच्छेद बताया जा रहा है वो आप एकदम रट लीजिएगा। मौलिक अधिकार पूरा, नीति नेतृत्व पूरा, मूल कर्तव्य पूरा, और यहाँ 52 से लेकर के जितने राष्ट्रपति के अनुच्छेद बताए जा रहे हैं, यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं अनुच्छेद, लेकिन आप क्रम से लिख करके ये जगह रट लीजिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। तो राष्ट्रपति पद की सबसे पहली योग्यता है फ्रेंड्स कि वह भारत का नागरिक हो। यहाँ आप देखिए, यह भारत का नागरिक तो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको होना होगा, क्योंकि विदेशियों को भारत में चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। आपको भारत के नागरिक हैं तभी आप राष्ट्रपति पद की चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लड़ सकते हैं। तो पहला योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्र कम से कम 35 वर्ष का निर्धारित किया गया है, यानी कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। 35 साल से अधिक की कोई सीमा नहीं है कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, कम से कम 35 साल से कम नहीं होना चाहिए वो। अधिकतम चाहे जितना हो, खटिया पे बैठा हो तब भी वो लड़ सकता है चुनाव, लेकिन न्यूनतम उम्र जो है उसकी 35 साल होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्र कितनी है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि वह लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आगे बताया जाएगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होती है। तो जो योग्यता हो लोकसभा सदस्य बनने की है, उस योग्यता को वो धारित करता हो, यानी उसके अंदर वो योग्यता हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। चौथा है वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। पागल तो पागल ही होता है, वो चुनाव जीत जाएगा तो क्या करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। दिवालिया व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है, कोई भी चुनाव। दिवालिया किसे कहते हैं? जिसका निकल गया हो दिवाला, वो है दिवालिया। अब दिवाला क्या है, दिवालिया क्या है? मान लो कि कोई व्यक्ति जो है किसी सरकारी संस्थान से कोई कर्ज लेता है, और कर्ज लेने के बाद उस कर्ज को ब्याज इतना हो जाता है कि वो मूल भी अदा नहीं कर पाता, ब्याज की तो बात छोड़िए। तो बैंक क्या करेगी या संस्थान क्या करेगा, उसे नोटिस भेजेगा, तब भी नहीं देगा तो न्यायालय की शरण में जाएंगी मैटर। न्यायालय जो है उसकी कुर्की का आदेश देगा, उसकी सारी संपत्ति बेची जाएगी। सारी संपत्ति मान लो उसकी नीलाम कर दी गई, तब भी जो है बैंक का कर्ज या संस्थान का कर्ज नहीं पूरा हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति क्या कहेगा? वह व्यक्ति कहेगा साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपने ले लिया, सब कुछ नीलाम हो गया। तो न्यायालय उसको कहेगा यह दिवालिया हो गया, इसका तो दिवाला निकल गया, सब कुछ बिक गया, अब ये दिवालिया हो गया है, अब इसके पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। और न्यायालय जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है उसके राजनीतिक अधिकार को छीन लिया जाता है, यानी वो व्यक्ति कभी ना तो चुनाव लड़ पाएगा, ना ही कभी वोट दे पाएगा। तो दिवालिया व्यक्ति भी
पागल व्यक्ति भी कोई भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है। पांचवा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि वह कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, सरकार से वेतन न लेता हो। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का हुआ, उपराष्ट्रपति का हुआ, मंत्री का हुआ, राज्यपाल का हुआ, ये सब वेतन, ये सब जो पद हैं ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। माननीयों ने अपने पद को लाभ से अलग रख दिया है। तो यानी आप लाभ के पद का मतलब वो समझिएगा जो सरकारी नौकरी करता हो, एक मोटा मोटी, जो सरकार से वेतन लेता हो किसी सेवा के बदले में, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। वह लोकसभा या राज्यसभा, संसद में, अगर मैं संसद कर रहा हूँ इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं विधानमंडल कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहा हूँ। यानी वह विधानमंडल और संसद के किसी भी सदन का सदस्य उसको नहीं होना चाहिए। अगर है तो जिस दिन राष्ट्रपति वो चुन लिया जाएगा उसी दिन से उसका वह पद खाली मान लिया जाएगा। ठीक है। तो अगली योग्यता क्या है कि वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि उसके नाम का कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब राष्ट्रपति का मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो जो मैं फार्म भरूंगा उस फार्म पर 50 मतदाता प्रस्तावक होंगे कि भाई हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए इनके नाम को प्रस्तावित कर रहे हैं। यानी जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं ऐसे 50 मतदाता जो कि इस फार्म पर साइन करके उस उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करें और 50 मतदाता जो है उनके नाम का अनुमोदन करें। वही लिखा है कि उसके नाम का कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाए और 50 मतदाता उसको अनुमोदित करें। यानी 50 लोग कहें कि हम इनको जो है प्रस्तावित कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, हम इनको उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अब 50 लोग कहें कि हाँ भाई हम इनका समर्थन कर रहे हैं, तो 50 मतदाता जो है प्रस्तावक होने चाहिए और 50 मतदाता जो है उसके समर्थक होने चाहिए, यानी अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए, तब तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। और अगर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति लड़ रहा है, पद का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर देना पड़ता है। अब ये जमानत राशि के रूप में जमा रहेगी अगर वह व्यक्ति जो है चुनाव में कुल वैध मत हो, यानी जितने वोट पड़े हैं वैध रूप से, जो कटे फटे हैं गलत पड़ गए हैं उसको बात छोड़ दीजिए, वैध जितने मत पड़े हैं, अगर उसका 1/6% नहीं पाता है, यानी 6वां भाग नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर उससे ज़्यादा पा रहा है लेकिन चुनाव नहीं जीतता है तो जमानत वापस हो जाती है, ये जमानत राशि वापस हो जाती है। लेकिन अगर वो 1/6 पा रहा है, 1/6 से कम पा रहा है, कुल वैध मतों का जितने वोट पड़ रहे हैं वैध रूप से, उसका अगर 1/6 से कम पा रहा है तो उसकी जमानत राशि जो 15,000 जमा किया है जब्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद की योग्यता। इसमें से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसको कि आप हमेशा बैठा लीजिए। किसी की भी योग्यता आपको लिखना हो अगर मान लो, तो ये 3-4 पॉइंट वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। ये आलू की तरह होते हैं। आलू सब्जियों का राजा, बैगन में डाल दिए तो आलू बैगन बन गया, गोभी में डाल दिए तो आलू गोभी बन गया, मटर में डाल दिए तो आलू मटर बन गया, पालक में डाल दिए तो आलू पालक बन गया। तो यानी इसको कहीं भी मिक्स कर सकते हो। जितने भी योग्यता जिस पद के लिए बताए जाएंगे आपको, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यपाल के, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें पहला वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा, ये तो कॉमन रूप से रहते हैं। यानी हर व्यक्ति को भारत का नागरिक यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए, ये कॉमन रहेगा। उसे पागल या दिवालिया ना हो, ये भी कॉमन रहेगा। वह लाभ के पद पर ना हो, ये भी कॉमन रहेगा। उम्र बदलती रहेगी हर पद के लिए और अन्य चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने बताया ये तो कॉमन सबके लिए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति।
तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब निर्वाचक मंडल क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि वोट देने वाले लोगों का समूह, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग उसको वोट देते हैं, जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, ऐसे समस्त व्यक्तियों के समूह को हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो निर्वाचक मंडल क्या हुआ, वोट देने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इस वर्ड को देखना, संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा के भी राज्यसभा की, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ, देखिए संसद में या विधानमंडल में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स मनोनीत और दूसरा होता है निर्वाचित। निर्वाचित वे होते हैं फ्रेंड्स जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके आते हैं, जिनको हम जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। तो ये जो लोग चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़के जीत के आएगा, उसे हम कहेंगे निर्वाचित। अब मनोनीत वह होता है जो चुनाव नहीं लड़ता है, जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल डायरेक्ट जो है सदन में मनोनीत कर देते हैं, तो उसे कहेंगे मनोनीत। जैसे मैं राज्यसभा का उदाहरण लूँ, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को जिसको मनोनीत कर रहा है, ये तो मनोनीत सदस्य हो गए। और जो 233 सदस्य आ गए हैं, यानी वर्तमान में राज्यसभा की जनसंख्या कितनी है, 245। कितनी है, 245। अब 245 में से 233 लोग तो चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव जीत के आएंगे। तो जो चुनाव जीत के आ रहे हैं वो निर्वाचित हुए। और जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है राज्यसभा में मनोनीत कर दे रहा है, ये मनोनीत होते हैं। तो आप समझ गए होंगे निर्वाचित और मनोनीत, यानी सदस्य जो है संसद या विधानमंडल में दो तरह के होते हैं, एक निर्वाचित और मनोनीत। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित वाले ही भाग लेंगे। मनोनीत इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनका नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है ना, तो इसलिए इनको भाग लेने की इजाज़त नहीं है, ये वोट नहीं डालने आएंगे। ये वर्ड का ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं। आगे दूसरी पॉइंट क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब वही नियम यहाँ भी है। राज्यों में जैसे केंद्र में संसद है, वैसे राज्यों की व्यवस्थापिका का नाम विधानमंडल है। अब विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए संसद के तो दोनों सदनों वाले सदस्य आएंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के, केवल विधानसभा के, वो भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। यहाँ भी मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे, जिसको राज्यपाल नियुक्त करता है वो भाग नहीं लेते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडल के केवल विधानसभा वाले भाग लेते हैं, विधान परिषद वाले नहीं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विधानसभा भारत के जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, हर राज्य में है, लेकिन हर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो विधान परिषद सभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, जहां पर की विधानसभाएं हैं। तो जहां केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है
वहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ही नहीं, विधानमंडल वहाँ अस्तित्व में है ही नहीं, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का जो अनुमति है वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिला। पहले तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं थी ही नहीं, 69वें संविधान संशोधन के बाद ये अस्तित्व में आई। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अनुमति दिया गया। इसके सदस्यों को निर्वाचित जो सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया गया। तो पहले दिल्ली और पांडिचेरी थी। 2019 में जम्मू कश्मीर, पहले ये राज्य हुआ करता था, अब आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ भी विधानसभा है, तो इसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपको जानना क्या है? जानना ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य और चाहे केंद्र शासित प्रदेश हों, अगर वहाँ विधानसभाएं हैं तो उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित ही अगर लिखा है तो सही है, अगर निर्वाचित शब्द नहीं है, मान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब खासकर ये विकल्प तब दिया जाता है जब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है, तो वहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड प्रयोग किया गया है कि नहीं। यह वर्ड प्रयोग है तभी सही है, नहीं तो नहीं सही है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और पूछता है कि क्या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, निर्वाचक मंडल में आते कौन हैं? तो मैंने बताया निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आएंगे। अब पहले क्या था कि एक बार ये मामला उठा कि अगर मान लो किसी राज्य की विधानसभा भंग है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश वाले तो भाग ही नहीं लेंगे। तो जब ये मामला बड़ा उलझने लगा तो इस संविधान में 11वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1961 में, और यह कह दिया गया फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त है तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी उसमें वो रिक्तता बाधा नहीं बनेगी। तो यह व्यवस्था कब किया गया? 11वें संविधान संशोधन, इसको आप लिख लीजिएगा, 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त है तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। रिक्त का मतलब यही होता है कि मान लो किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा? 28 राज्य हैं, कहीं ना कहीं मान लो भंग है या राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति नहीं भंग है मान लीजिए, तो वहाँ पर भी तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो उसमें ये रिक्तता जो है वो बाधा नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति और राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संबंध में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता नहीं करती है। जिस चुनाव में आम जनता भाग लेती है उस चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिस चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है उस चुनाव को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। और सरल ढंग से समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए, जिस चुनाव में आपके घर वाले
आप वोट देने जाते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, और जिस चुनाव में आपके घर वाले या आपके वोट मतलब कि आप वोट देने नहीं जाते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी संसद के सदस्य वोट देने जाएंगे, हम आप नहीं जाएंगे, हम आप संसद के सदस्य हैं ही नहीं। हमने आपने संसद के सदस्यों का चुनाव किया, अब संसद के सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। हमने अपने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया, अब विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो हम डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति पे होता है। अभी आगे चर्चा इस पर होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब होता है कि जो वोटर होगा वो अपना वोट छिपा के देगा, दिखा के नहीं देगा। हम आप भी वोट डालने जाते हैं तो छिपा के ही वोट देते हैं। वहाँ एक केबिन बनी होती है, हम लोग बैलेट पेपर से अगर वोट दे रहे हैं तो वहाँ बैलेट पेपर लेके जाते हैं, मुहर उसी जाकर केबिन में लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रही है तो अंदर जाएंगे तो वहाँ बैलेट बॉक्स रखा रहेगा, वहाँ पर हम लोग जिसको उम्मीदवार को वोट देना है उसके सामने वाली बटन दबा देंगे। तो इस तरह से हम लोग भी छिपा के वोट देते हैं। तो जहाँ छिपा के वोट दिया जाता है उसे कहते हैं, उस मतदान प्रणाली को कहते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इसमें दो सिद्धांत उभर के सामने आते हैं। पहला सिद्धांत है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में फ्रेंड्स एक से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं तो हम जो है, जो मतदाता वोटर होगा वो वोट तो एक देगा लेकिन सभी को देगा। अब आप समझ में आ रहा है कि भाई एक वोट देगा सभी को देगा तब तो वोट रद्द हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मान लो A, B, C, D 4 कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। अब वोट देने वाला जब जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो सभी को वरीयता क्रम में वोट देगा। वहाँ वोट मतलब लिखेगा करीब वरीयता क्रम में कि हमारे पसंद से नंबर 1 हम किसको राष्ट्रपति पद पे मानते हैं, तो ये हम नंबर 1। दूसरे स्थान पे अगर ये ना होते तो हम किसको वोट देते, तो मान लो ये ना होते तो हम इनको वोट देते नंबर 2 पे। नंबर 3 पे हम किसको चाहते हैं, इनको। नंबर 4 पे इनको। ऐसे जो है हम चारों को वोट देंगे लेकिन वरीयता क्रम में देंगे। तो व्यक्ति तो वोट एक ही देगा लेकिन सभी कैंडिडेट के सामने वरीयता क्रम लिखेगा, किसको हम फर्स्ट नंबर पे चॉइस रखते हैं, किसको सेकंड चॉइस पे रखते हैं, किसको थर्ड पे रखते हैं, किसको फोर्थ पे रखते हैं। इस तरह से सभी लोग वोट दे देते हैं। अब 1 नंबर वाले का गिनती होती है। शुरुआत में जब गिनती होती है तो 1 नंबर वाली गिनती होगी, 2-3 नंबर वाले बाद में ये सब बाद में होती है। अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जीतने के लिए आधे से अधिक वोट चाहिए उसको। यानी कि मान लो अगर 100 लोगों ने वोट दिया है तो 100 का आधा 50 होगा, 50 + 1 यानी 51 वोट अगर कोई व्यक्ति पाएगा तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। सीधी बात है। अब मान लो कि जब इसमें से वोटिंग हुई तो कोई व्यक्ति 50 वोट 51 वोट नहीं पाया, मतलब 45 लोग हाईएस्ट पाए, 45 कोई 35 कोई ऐसे पाया, तो यानी 51 कोई पाया ही नहीं। तो ए मतों की गिनती होगी, नंबर 1 वाले मत की गिनती होगी। तो नंबर 1 वाले मत की गिनती में यदि मान लो कोई 45 पाया तो ये दिखाया गया सबसे कम वोट किसने पाया। तो सबसे कम वोट मान लो डी ने पाया, तो डी के बैलेट पेपर को डी को इसको इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब डी को जितने वोट मिले हुए हैं, जब डी बाहर हो गया तो डी को जितने वोट मिले हुए हैं अब वो वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे A, B, C में। संक्रमणीय एकल संक्रमणीय पद्धति है, यानी यहाँ वोट ट्रांसफ़र होते हैं। वोट ट्रांसफ़र कैसे होंगे? अब ए को मान लो कि 10 वोट मिले हैं। अब 10 वोट में वो कौन से वोट हैं जिसमें ए को मतलब डी को मान लो 10 वोट मिले हैं, तो ये डी को 10 वोट कौन से मिले हैं? 1 नंबर वाला, एक ही नंबर वाला गिनती होगी पहले, तो 1 नंबर वाला मिला है। जब डी अगर 10 वोट से बाहर हो जाएंगे तो ये डी में 10 का सामने जो 1 लिखा गया है तो ये तो हट गए। अब जिसको 2 मिला हुआ होगा वो नंबर 1 पे आ जाएगा, जिसको 3 मिला होगा इनके बैलेट पेपर में
उसको वो 2 पे आ जाएगा, और जिसको 4 मिला होगा वो 3 पे आ जाएगा। तो यानी एक जो डी वाले निर्वाचन पत्र में, बैलेट पेपर में जो दूसरे स्थान पे है उसको 1 मान लिया जाएगा और वो वोट जो है उसके खाते में डाल दी जाएगी। इस तरह से वोटों का ट्रांसफ़र होगा। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, इसको आपको दिखाएंगे, हो सकता है आप समझ भी गए हों। अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप इतना समझिए कि 1 नंबर वाली गिनती होगी, जो लास्ट आएगा उसको हटा दिया जाएगा और उसके सेकेंड नंबर वाले वोट जो है वो उसके खाते में, सेकेंड नंबर पे मतलब जो रहेगा उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से वोटों का जो है ट्रांसफ़र होता है इसमें। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। यहाँ संक्रमण होता है वोटों का, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कोई 51 वोट ना पा जाए। अगर मान लो डी वाले को निकाला गया, इसके वोट को ट्रांसफ़र किया गया इन तीनों में, अगर इसके बाद भी कोई 51 नहीं पा रहा है तो मान लो फिर दिखाया गया सबसे लास्ट में कौन है, तो मान लो सबसे लास्ट में सी है, तो इसके सी वाले को हटा दिया जाएगा बाहर, इसके जो वोट हैं इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा 2 लोगों में, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। और दूसरा है समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। समरूपता और समतुल्यता का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने कहा कि विधानसभा वाले भी भाग लेते हैं राज्यों के, और संसद के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो जितने राज्यों की विधानसभाएं हैं इनके मत का एक सदस्य के मत का मूल्य निकाला आता है। अब एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो सारे राज्यों में एक समान होगी। वो कैसे निकाला जाता है? जनसंख्या के आधार पर। यानी कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में वहाँ पर जितने उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनसे भाग दे दीजिए, जितना आए उसी में 1/1000 का गुणा कर दीजिए, तो एक सदस्य का मत का मूल्य निकल आएगा। अब यही प्रक्रिया का पालन जो है 28 राज्यों में भी होगा। इसी फार्मूले से वहाँ के सदस्यों के मत के मूल्य निकाला जाएगा विधानसभा के, और इसी का पालन जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य निकालने में भी किया जाएगा। अब जब सारे विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य निकल आएगा तो अब ये मत का मूल्य जो है संसद के सभी सदस्यों के मत के मूल्य के बराबर होगा। समरूपता होगी। समरूपता का मतलब है कि विधानसभा के जितने विधानसभा हैं सबके सदस्यों के मत के मूल्य निकालने में एक रूपता बरती जाएगी, एक ही फार्मूले से निकाला जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संघ और राज्यों के सदस्यों के मतों के मूल्यों में समतुल्यता होगी, यानी बराबरी होगी। यानी सारे विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य बराबर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, दोनों बराबर रहेंगे। जो फार्मूला होगा उसी के आधार पे होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि संसद या विधानसभाएं अकेले जो है किसी के पक्ष में निर्णय न दे पाएँ, दोनों को बराबरी स्थान दे दिया गया है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य बराबर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मत का मूल्य बराबर होगा। इसे कहते हैं समतुल्यता का सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा जटिल है, और चूंकि ये वीडियो इसी से लंबा हो जा रहा है जो आपको समझा रहे हैं, और इस थोड़ा समझा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको दिमाग में रखे रहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अलग से विस्तृत रूप से अगर आपको परेशानी होगी तो वो अलग से भी समझा दिया जाएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन उठाते नहीं हैं, उठाने वाले जो है वो आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप रट लीजिएगा। ये समझने के लिए दे रहा हूँ आपको, ये बेस क्लियर कर रहा हूँ आपको, कि ताकि कहीं से आपको इसकी शब्दावलियों में कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत का पालन किया जाता है। समरूपता का मतलब है कि विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य निकालने के लिए जिस फार्मूले का लागू किया जाएगा वो फार्मूला सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए समान रूप से होगा। और समतुल्यता का मतलब होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के मत का मूल्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य के बराबर होगा, ठीक है।
अब राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, यानी जो व्यक्ति चुना जाएगा 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। अब उसके साथ 2-3 कंडीशन है। पहला, यदि वह चाहे 5 साल के पहले तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है। ध्यान देना, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र किसको देगा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। तो 5 साल के पूर्व जो है यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये पूछा भी गया है लोकसभा अध्यक्ष कि यदि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक। दूसरी कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या करता है? संविधान का अतिक्रमण। तो संविधान के अतिक्रमण करने के कारण राष्ट्रपति को 5 साल पहले से ही, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल पहले उसके पद से हटाया भी जा सकता है। 2 कंडीशन हो रही है। पहली कंडीशन, तो 5 साल के पूर्व राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से पद छोड़ सकता है। स्वेच्छा से पद छोड़ने का मतलब त्यागपत्र देगा, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तब भी 5 साल के पहले उसको जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये हटाया किसके आधार पर जाएगा? संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर। अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। कब लाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। और यह प्रस्ताव लाया कहाँ जा सकता है? संसद में। आगे जो है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, महाभियोग ये पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे भी इसी टॉपिक पे। तो अब आपको बताएंगे महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा संसद उसके पद से हटा सकती है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल समाप्त होने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी नया राष्ट्रपति चुन करके आ नहीं जाता है। जब राष्ट्रपति चुन के नया आ जाएगा, वो शपथ ले लेगा, तो वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब 3 कंडीशन हुए। पहला, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 साल के पहले भी ये चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के अलग हो सकता है। और 5 साल के पूर्व भी यदि ये संविधान का अतिक्रमण करता है तो इसको संसद जो है महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा जो है इसके पद से हटा सकती है। और तीसरी कंडीशन है कि 5 साल के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति चार्ज नहीं लेंगे, राष्ट्रपति ही बना रहेगा अपने पद पर जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उन समस्त परिलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा जिसे संसद विधि द्वारा नियत करे। यानी कि यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का वेतन निश्चित करने का अधिकार किसको है? संसद को। यानी राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी वृद्धि, कोई भी उसको विशेषाधिकार मिले, कोई भी उसको लाभ मिले, इसका डिसाइड कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है। अब राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के वेतन में समय समय पर जो है वृद्धि होती रही है और अंतिम जो वृद्धि हुई है वो राष्ट्रपति वेतन भत्ता पेंशन पुनरीक्षण अधिनियम 2018 के द्वारा हुई है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख निश्चित किया गया है। यानी वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है तो ये बहुत पूछता है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, उसको रहने के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन मिला हुआ है।
आप गए होंगे दिल्ली तो राष्ट्रपति भवन घूमे भी होंगे। लगभग 340 कमरों का जो है वो राष्ट्रपति भवन है, जो राष्ट्रपति के रहने के लिए डिसाइड किया गया है। इसके अलावा वो सब समस्त सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन, चिकित्सा की सुविधा, आने जाने का खर्चा फ्री, ये सब सुविधाएं उसको मिलती हैं। और जब रिटायर होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए लगभग पेंशन मिलता है और उसको रहने के लिए फ्लैट्स मिलते हैं, बाकी सारी सुविधाएं उसको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपये निश्चित किया गया है। और राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की जो संचित निधि से दिया जाता है, ये देखिए, इस वर्ड को याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्रलब्धियों में उसके कार्यकाल के दौरान कभी भी कोई भी कमी नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। तो समझ गए होंगे आप। अगला है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति अपना पद धारित करने से पहले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है या वह पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेता है, तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर और डीप में जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या उसका पद रिक्त है तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो श्रेष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो जो है राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 61 को, जिसमें कि राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 5 साल के पूर्व भी महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा उसके पद से संसद हटा सकती है। अब महाभियोग का प्रस्ताव होता क्या है, ये कैसे आता है, इसकी कार्यवाही क्या है, यहाँ से कई तरह के प्रश्न उठाते हैं। इसकी बारीकियों को आपको समझना जरूरी है, इसलिए इसको आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। इसको आप तो समझ गए होंगे। महाभियोग लगाया कहा जाता है, संसद के द्वारा लगाया जाता है। अब महाभियोग का प्रस्ताव कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी प्रस्ताव को हम कहते हैं महाभियोग का प्रस्ताव। अब प्रश्न यहीं से उठता है कि महाभियोग का प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तब लाया जाता है। दूसरा प्रश्न कि महाभियोग का प्रस्ताव तो संसद में आता है, तो संसद के किस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश होगा? लोकसभा लगाएगी या राज्यसभा? लोकसभा में प्रस्ताव पेश होगा या राज्यसभा में? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अगर लोकसभा में पेश होगा तो यहां से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसकी जांच करेगी। और अगर राज्यसभा में पेश होगा तो यहां से पास होकर के लोकसभा में जाएगा और लोकसभा इसकी जांच करेगी। ठीक है, चूंकि एक सदन में पेश होता है और जब यहां से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है तो यह इसकी जांच करती है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं। न्याय करने का कार्य जो है न्यायपालिका का होता है, लेकिन यहां संसद जो है का जो दूसरा सदन होगा वो न्याय करेगा। इसीलिए एक सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन जांच करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
न्याय तो न्यायपालिका करता है, लेकिन यहाँ संसद कर रही है। तो यानी कि ये प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। लोकसभा अगर लगाएगी उस पर आरोप, तो राज्यसभा उसके आरोपों की जांच करेगी, और अगर राज्यसभा ने आरोप लगाया है राष्ट्रपति के ऊपर, तो लोकसभा उसके आरोपों की जांच करेगी। तो यह आप इतना ध्यान रखिएगा कि यह बहुत पूछता है। यहाँ जो पॉइंट्स लिखे गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। और जिस सदन में आरोप लगाया गया, मान लो कि लोकसभा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण किया है, इसके खिलाफ प्रस्ताव लाना है, तो जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा रहा हो उसके 1/4 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 1/4 सदस्य, यानी इस सदन की सदस्य संख्या जितनी है 545 है वर्तमान में, तो 545 का 1/4 निकाल लीजिएगा। उतने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही दिया जाना आवश्यक है। यानी महाभियोग प्रस्ताव पेश होने से पहले जिस सदन में आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा आरोप पत्र कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उस पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें, और वो हस्ताक्षरित जो है आरोप पत्र राष्ट्रपति को सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश होने के 14 दिन पूर्व ही भेज दीजिए। तो जैसे आज भेजा गया लोकसभा के द्वारा आरोप पत्र, तो उसके 14 दिन के बाद लोकसभा में जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव पेश होगा। यानी कि ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के प्रस्ताव मतलब कि आरोप पत्र मिलने के कितने दिनों के बाद सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है, तो 14 दिन। 14 दिन के पहले ही उसको हम आरोप पत्र दे देंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है फला सदन में चल रही है। तो राष्ट्रपति भी अपना तैयारी कर लेगा कि उसको जवाब क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा रहा हो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही दिया जाना आवश्यक है। और 14 दिन के बाद अगर लोकसभा ने लगाया है तो लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश हो गया, ठीक है। अब लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश होगा तो इस पर जो है चर्चा होगी, और चर्चा के बाद मतदान होगा। जब मतदान होगा तो मतदान जो ये महाभियोग का प्रस्ताव है इसको पारित होने की जो प्रक्रिया है कि कितने वोट से पारित होगा, तो उसके लिए है कि संपूर्ण सदन का बहुमत, महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 चीज़ दिया है, एक तो कुल सदन की सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। जैसे मान लो कि लोकसभा में 300 सीट है, एक मान लीजिए आंकड़ा कि लोकसभा में 545 सीट है, यही देख लीजिए 545 सीट है वर्तमान में लोकसभा में। तो इसका बहुमत यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब है कि इसके आधे से एक अधिक, तो आधे से एक अधिक करेंगे तो लगभग 273 आ गया। यानी 273 वोट तो पड़ना ही चाहिए अगर मतदान को मतलब महाभियोग के प्रस्ताव को पास करना है, ठीक है। दूसरी चीज अपनाना क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। यानी एक नियम तो ये पारित होना चाहिए कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर मान लो कि 300 लोग अगर उपस्थित हैं, मतलब कि इसमें 450 लोग उपस्थित हैं, एक आंकड़ा मैं बता दिया कि 450 उपस्थित हैं, तो आपको इसका 2/3 निकालेंगे तो 15 दूनी 30, लगभग 300 लोगों का इसका 2/3 करोगे आप, 2/3 निकालोगे तो 300 आएगा। यानी कि 300 लोग जो है उस पर साइन करें। अब देखिए यहाँ थोड़ा जटिलता है। जटिलता क्या है कि दोनों में प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए। यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 273 से कम नहीं होना चाहिए, और प्लस जो है जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। तो अगर 2/3 बहुमत 273 से कम हो जाएगा तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी कि 2/3 बहुमत जो है 273 से ज़्यादा होना चाहिए,
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये तो समझाने के लिए बताया गया, लेकिन आप ध्यान सिर्फ ये रखिएगा इस लाइन को। सही गलत करने वाले में ये पूछता है कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है कैसे पास होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 2 वर्ड कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का 2 बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना चाहिए, और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2 कंडीशन, कुल सदन की सदस्य संख्या का बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए हमको, प्लस जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसके 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, ठीक है। तो तब जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो इस वर्ड को, इस लाइन को जो लिखा गया है इसको याद रखिएगा, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक ये याद करिएगा, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इससे जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो गया, तब इसको भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा लोकसभा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगी, क्या महाभियोग सही लगाया गया है, जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही है। अब जब ये राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही होती है, तो यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि या तो वो राज्यसभा के सामने स्वयं उपस्थित हो जाए, या फिर अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रेस कर सकता है, अपनी सफाई दे सकता है। और राज्यसभा जब सब कुछ सुन लेगी, यहाँ विचार विमर्श हो जाएगा, राष्ट्रपति का पक्ष भी सुन लेगी, तो यहाँ भी वोटिंग होगी, और यहाँ भी वोटिंग जो है इसी प्रक्रिया से पारित होना चाहिए महाभियोग का प्रस्ताव, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा भी लोकसभा द्वारा पारित महाभियोग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर देती है, तो यह प्रस्ताव जो है राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाएगा, और यहीं पर जो है महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण हो गई। और जैसे ही राज्यसभा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करेगी, राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी उसी समय से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। अब इस महाभियोग के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के सहमति की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति के साइन होंगे तब जाकर महाभियोग का प्रस्ताव लागू होगा। कानून के बनने के लिए विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन जरूरी है, कि संसद से कोई पारित विधेयक कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा। लेकिन यह नियम महाभियोग के प्रस्ताव पर लागू नहीं होता है। महाभियोग का प्रस्ताव चूंकि राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, इसलिए दोनों सदनों से यदि पास हो गया तो उसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद रिक्तता के संबंध में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में किया गया है। पद रिक्तता से मतलब होता है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो क्या प्रावधान होगा, कब भरा जाएगा, तब तक राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा। तो ये पद रिक्तता में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, अनुच्छेद 62 में इसका व्यवस्था स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। पद रिक्तता देखिए 2 तरीके से होगी, एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तब पद रिक्त होगा, और दूसरा राष्ट्रपति समय से पहले ही त्यागपत्र दे दे या मर जाए या किस महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। तो 2 कंडीशन होती है। दोनों कंडीशनों में क्या होगा, देखिए पहला कंडीशन है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लेना है, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए होता है। अब 5 साल के पहले ही, जैसे मान लो 5 साल का अवधि जो है जनवरी में समाप्त हो रही है, तो जनवरी से पहले ही हमें राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, और जब तक राष्ट्रपति नया जो है पद ग्रहण नहीं करेगा तो पुराना राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। तो यहाँ स्पष्ट हुई कि पहली चीज़ तो यह है कि राष्ट्रपति की पद समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और वह जो है अपना पद ग्रहण कर लेगा। अगर मान लो किसी कारणवश विलंब होता है तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। नया राष्ट्रपति जब तक चुनकर आएगा तब तक राष्ट्रपति पद का निर्वहन जो है वो पुराना राष्ट्रपति जो है वो ही करता रहेगा। जब नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर लेगा तो वो अपने आप हट जाएगा।
ठीक। दूसरा है यदि राष्ट्रपति का पद जो है मृत्यु के कारण या उसके त्यागपत्र देने के कारण या महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, समय से पहले 5 साल से पहले खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए चुनाव जो है 6 माह के अंदर कराना पड़ेगा। 5 साल की अवधि पूर्ण हो रही है तो उसके पहले ही हमको चुनाव करा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद जो है किसी कारणवश बीच में ही खाली हो जाए, 5 साल के पहले ही खाली हो जा रहा है, राष्ट्रपति 2 साल में ही एक्सपायर हो जाए या उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए या उसने त्यागपत्र दे दिया हो या किसी अन्य कारण से उसका पद खाली हो जाए, तो उसका पद रिक्त होने से 6 महीने के अंदर ही अंदर हमको चुनाव करा लेना पड़ेगा। पहला चीज। तो यहां पर राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो रहा है? उसके त्यागपत्र देने के कारण, उसके मृत्यु होने के कारण, महाभियोग के द्वारा उसको हटाए जाने के कारण। तो यहां जो रिक्त हो रहा है पद, इस यानी रिक्त अगर राष्ट्रपति का पद हो गया तो यहां पर राष्ट्रपति के रूप में तब तक कौन कार्य करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। तो यहां फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद जो है उसके मरने के कारण या त्यागपत्र के कारण या महाभियोग के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और जब तक ये कार्य करेगा उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता सब उपलब्धियों को प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तब राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी का पद रिक्त है, यहां भी कोई नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता। अभी तक के इतिहास में फ्रेंड्स केवल एक बार ऐसा हुआ है। एम हिदायतुल्ला, अभी इस नाम को ध्यान दीजिएगा, एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश कौन सा है जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है? तो वो है एम हिदायतुल्ला। ठीक है, 1969 में। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो है बीच में ही खाली हो गया, जैसे मान लीजिए दूसरे कंडीशन आ गया, 2 साल के अंदर राष्ट्रपति पद का मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अब नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाता है, तो अब नया राष्ट्रपति जो आएगा क्या वो 3 साल के लिए आएगा? यानी राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल होता है, तो 2 साल के अंदर ही वो 2 साल तक वो रहे हैं, वो मर गए। अब नया राष्ट्रपति जो चुन के आएगा क्या 3 साल के लिए आएगा या पूरे 5 साल काम करेगा? तो फ्रेंड्स देखिए, नया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो 5 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया फिर से चुनाव हुआ तो नया राष्ट्रपति केवल 2 साल ही काम करेगा, ये नहीं है। जब भी अगर मध्यावधि चुनाव होगा राष्ट्रपति का, मध्यावधि का मतलब देखिए चुनाव 2 तरह के होते हैं, एक होता है आम चुनाव और एक होता है मध्यावधि चुनाव। आम चुनाव जो हर 5 साल पे होते हैं, पहली वाली कंडीशन, ये आम चुनाव है जो हर 5 साल पे होता है। अब मध्यावधि का चुनाव का मतलब है कि यदि कैंडिडेट बीच में ही एक्सपायर हो जाए या पद छोड़ दे या उसको हटा दिया जाए तो बीच में ही उसका जो है चुनाव कराना पड़ता है उस पद के लिए, तो इस चुनाव को कहेंगे मध्यावधि, यानी बीच में जो चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति का यदि मध्यावधि चुनाव हो रहा है तो नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा, न कि रिक्त समय के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि नया राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद हो जाए
या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद हो जाए तो क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में यदि कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कहीं सुनवाई नहीं होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता और राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां को। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में राष्ट्रपति के पद पर आसीन कोई व्यक्ति क्या दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की क्या योग्यता होती है? इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। यानी संविधान की तरफ से ऐसा कोई मनाही नहीं है। और ये प्रश्न तब उठता है कि जब आप राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दीजिए कि राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि 2 कार्यकाल तक थे, उनको छोड़ करके आज तक कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा है, 2 बार राष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जो है कोई वर्तमान राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, वैसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो लड़ सकता है, लेकिन एक परंपरा बन गई है राजेंद्र प्रसाद की बात से। ये परंपरा है कि कोई व्यक्ति जो पदस्थ राष्ट्रपति है वो दोबारा जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनता है। तो ये परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, अगला है कि उन्मुक्तियाँ। कि उन्मुक्तियाँ का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को कुछ छूट मिली हुई है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है उसके खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। कोई भी न्यायाधीश उसके खिलाफ कोई भी सम्मन या गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है। और यदि उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में भी न्यायाधीश कोई सम्मन और वारंट जारी नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। तो यह उसको उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं। तो यह था फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति, जिसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। वीडियो लंबा इसलिए हो गया कि आपको इसके शब्दावलियों को, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझाने और बताने का प्रयास किया गया है ताकि आपको कहीं से कोई डाउट न रहे। अगर बेस पर भी क्वेश्चन उठाए तब भी आप उसको अच्छे से करके आएँ। रटा रटाया क्वेश्चन आ गया तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर जो है थ्योरी बेस पर क्वेश्चन उठा रहा है तब भी आप अगर इतने अच्छे से समझे रहो कि आप उसको अच्छे से कर लो। इसीलिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो टाइम का ध्यान नहीं देता हूँ और ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर टाइम हो जाता है। 1 घंटे 1.25 घंटे का वीडियो बन जाता है। मैं सोचता हूँ कि 40 मिनट का ही वीडियो बने, लेकिन क्योंकि समझाने में एक एक पॉइंट्स लगता है ये भी बता दूँ ये भी बता दूँ, तो इसमें आपका थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके हमको ध्यान मतलब नहीं रहता है और ना ही हमको इसकी फिक्र है। आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।